तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? माय नेम इज़ रवि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। हाँ, लेकिन कल की वीडियो में मैं कुछ बताना चाहूँगा। 2-3 क्वेश्चन जो है, जो मैंने अच्छे से रीड नहीं करा, थोड़ा नर्वस था, तो क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। मैंने बाद में जब वीडियो को देखा तो मुझे पता चला कि मैंने सिली मिस्टेक करा है। इसी को सिली मिस्टेक बोल रहे होते हैं या फिर जो भी आप समझो। तो चलिए, अभी एक लाइव टेस्ट चल रहा है मेंस के लिए, जो प्रो मिनी वर्ज़न आता है 25 क्वेश्चंस वाले, उसको अटेम्प्ट करते हैं क्विज़ सेक्शन में जाने के बाद। क्विज़ सेक्शन में ही आ रहा होगा। नहीं, ये लाइव टेस्ट में शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये देखिए, लाइव टेस्ट जो यहाँ पे मैंने बताया था, ये क्विज़ है और ये लाइव टेस्ट है। यहाँ पे हमने जो मिनी क्विज़ जो अभी चल रहा है लाइव वाला, उसे हम देने की कोशिश करते हैं। चलिए अटेम्प्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये मैंने टेस्ट में गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सीबीटी 2 चैलेंजर मिनी लाइव टेस्ट जो आ रहा है, इसको मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ। इसमें देखो एनबीसीसी का भी है, हो सके तो मैं इसका भी दूँगा, देखते हैं। पहले ये वाला अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब ये देखो कि फुल मॉक भी आने वाला है, ऑल इंडिया मेगा लाइव टेस्ट 9 टू 11 अगस्त तक वैलिड रहेगा। तो आज कितना हो गया, 7 तारीख, मतलब परसों ही होगा, परसों से चालू होगा। चलो मैं इसको रजिस्टर कर देता हूँ। अभी देखो एसएससी सीबीटी 2 को ही इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट नाउ पे मैंने क्लिक करा है। नेक्स्ट, ये इंग्लिश कंडीशन अप्लाई किया। चलिए क्वेश्चन आ जाए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ रजिस्टिंग द सल्फेट अटैक ऑन द कंक्रीट, जो होती है। अगर मान लेते हैं सल्फर अटैक को रोकना है, तो यूज ऑफ सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, सिंपल सा है ना। एयर एंट्रेनमेंट तो फेजिंग थॉइंग के लिए यूज किया जाता है। पोजोलोना तो अगर मान लेते हैं सीमेंट की जगह में यूज कर रहे होते हैं। इनिशियल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, फाइनल स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाती है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाई एल्यूमिना सीमेंट तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, इसमें सिंपल यही लग रहा है। मैं इसको क्लिक कर रहा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फीचर ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। ए मिनिमम स्लम्प फ्लो ऑफ 250 सेल्फ कॉम्पैक्टिंग है, सिंपल सी बात है। मतलब उसको वाइब्रेशन देने की जरूरत नहीं है, मतलब उसकी वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। मिनिमम स्लम ऑफ 250 नहीं, ये तो थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है। हाँ, अगर 100 से 170 तो निकल के आता है, वो ठीक समझ में आता है। ये मुझे गलत लग रहा है, पहला वाले में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइन्स लेस देन 0 प्रोबेबली इन द रेंज ऑफ 400 टू 600 केजी पर मीटर क्यूब। लेस देन मतलब 125 माइक्रोन जो होती है, तो ये मुझे लगता है सही हो सकता है, क्योंकि अगर सेल्फ कॉम्पेक्शन है तो उसमें फाइन्स होंगे तभी सेल्फ कॉम्पेक्शन आएगा। हाई रेंज ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर एंड विस्कोसिटी मॉडिफायर इन एप्रोप्रिएट डोजेज होती है। वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर जो यूज कर रहे होते हैं। मुझे कंफ्यूजन है गाइस, अब कितने मार्क्स आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन फर्स्ट वाला मुझे गलत लग रहा है। ये गलत है, और फर्स्ट अगर गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और 2 एंड 3 मुझे सही लग रहा है। तो 2 एंड 3, ऐसे तो ऑप्शन ओनली 3 तो दिया नहीं है। ओनली 2 दिया है क्या? बिल्कुल ओनली 2 दिया है, तो ये भी गलत होने के चांसेस हैं, थर्ड वाला भी। हाई रेंज ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर विस्कोसिटी मॉडिफायर इन ऑपरेट डोजेस, तो ये अच्छा ही बात है, ये नेगेटिव सेंस में तो लग नहीं रहा। तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग के लिए नोट द फीचर। ओके ओके, यहाँ पे नोट बोल रहा है गाइस, ध्यान रखना है। यहाँ पे नोट बोला गया है, ये नोट बोला गया है, तो ये तो फीचर होगा, ये भी होगा। वन ओनली वन तो दिया नहीं है, ये वन वन तो होने वाला है। 1 2 3 तीनों तो नहीं होंगे, 1 एंड 2 इसमें हो जाएगा गाइस। 1 एंड 2 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये तो अच्छी बात है, ये पॉजिटिव सेंस में है कि 1 एंड 2 हो जाएगा, सेल्फ कॉमेडिक फीचर नहीं है। तो ये हम देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इनकरेक्ट। चलो इसको मार्क को रिव्यू कर लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प इन, गलत इसमें से कौन सा है ये पूछा जा रहा है ना। इनकरेक्ट, इसको ध्यान रखना है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प इन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर कैन ऑल्सो बी पॉसिबल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, ये भी सही है। स्पेसिफिसिटी ऑफ फूड इज लेस देन 1, ये तो गलत लग रहा है। टिम्बर फायर रेजिस्टेंस ये बिल्कुल सही है, तो इनकरेक्ट ये बोल रहा है। टिम्बर का जो होता है एक्चुअली 1.4 आता है, मतलब 1400 जो होती है लगभग निकल के आ रहा होता है, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है। ये अपना गलत है, लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। फायर रेजिस्टेंस के लिए तो ये एबल प्रोसेस यूज की जाती है। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर कैन ऑल्सो पॉसिबल थ्रू एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर।
प्रिजर्वेशन तो बेसिकली हम बचाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी ऑफ फूड इज़ लेस देन 1। फूड की सिक्योरिटी लेस देन 1 होता है क्या? ये भी गाइस, लेकिन अभी मुझे ये ज़्यादा करेक्ट लग रहा है ऑप्शन नंबर 2। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर से अगर हम बात करेंगे तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर थोड़ी बढ़ा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। ये बेसिक इनकरेक्ट लग रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? If more surface drawn to the shear stress develop because of the torque applied over a shaft, then maximum shear stress develop will be equal to the हो जाएगा half the radius of diameter maximum shear stress। ये मोहर सर्कल मैक्सिमम shear stress, ये तो मोहर सर्कल से रिलेटेड। मैक्सिमम shear stress क्या होता है? सिंपल सी बात है, मैक्सिमम shear stress इक्वल टू रेडियस हो जाता है, रेडियस। अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम shear stress जो होती है, टाउ मैक्सिमम जो होती है, वो आर के बराबर होता है यार। यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। ये चीज़ें आपको तो पता ही होगी। तो ये रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, ठीक है? रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इक्वल होता है, यहाँ पे रेडियस लगा देते हैं। A helical coil spring stiffness cage cut into two equal half and then these are connected in the parallel to support a vibrating mass M1. The angular frequency of vibration will be frequency of vibration and these are connected in parallel। पैरेलल में होगा तो वो एक्चुअली स्टिफनेस उसकी क्या हो जाती है। अब देख लो, एक चीज़ ये है, सिंपल सी बात है कि अब मुझे इसका आंसर नहीं पता, लेकिन मैं इसको लॉजिकली लगाने की कोशिश करता हूँ। हेलिकल कॉइल स्प्रिंग स्टिफनेस इज के कट इनटू टू इक्वल हाफ एंड देन कनेक्ट इन पैरेलल। एक स्ट्रीम है ऐसा, ये पैरेलल पैरेलल होगा तो इसकी स्टिफनेस जो है के से अगर हम बात करें, इक्विवेलेंट स्टिफनेस K1 प्लस K2 हो जाएगा। ये अगर इस सीरीज में होता कि इसकी स्टिफनेस हाफ हो जाती है, तो ये तो एक्चुअली स्टिफनेस इसके दो गुनी होने वाली है। टू टाइम किस में दिया हुआ है, टू टाइम किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ओके भाई, एम हो जाएगा तो एनुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। टू वाला आप देखो, इसको मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन मैं लॉजिकली सॉल्व करके आंसर मारने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप गलत भी हो सकता है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर 2 मैंने सेलेक्ट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ रूट ट्रस इज 30, एक्सेस इज नॉट प्रोवाइडेड एक्सेप्ट मेंटेनेंस, द इम्पोज लोड ऑन द रूट ट्रस इज, ठीक है? स्लोप ऑफ रूट ट्रस इज 30 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो कितना होता है, 0.75 हम कंसिडर कर रहे होते हैं 10 डिग्री के लिए। इम्पोज लोड ऑन द रूट ट्रस 0.75 यूज कर रहे होते हैं, और ये किलो न्यूटन में आता है। देख लो, पूरा यूनिट में खेल है इसमें, किलो न्यूटन आता है। और यहाँ पे बोला गया है 30 डिग्री, तो 20 डिग्री के लिए हम बात करेंगे तो 0 पॉइंट जो होती है 0.02 जो होती है पर 1 डिग्री हो जाता है। 20 डिग्री एक्स्ट्रा है तो 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, मतलब 0.4, ठीक है? 0.4 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 0.4 माइनस 0.35। लेकिन इसमें लॉजिक ये है कि मैंने कहीं पे रीड करा है कि 0.4 से कम नहीं हो सकता, 0.4 से कम नहीं हो सकता, तो ये 35 नहीं होगा, ये जो है अपना 400 आएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आई होप ये सही है या गलत नहीं पता। स्लोप ऑफ रूट ट्रस्ट 30 डिग्री है, सिंपल सा है, 20 डिग्री ज़्यादा है, पर डिग्री जो है 0.02 माइनस होता है। तो अगर 20 डिग्री के लिए होगा तो 200 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 22 जा 40, मतलब 0.4। तो 0.4 और 0.75 में से 0.4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0.35। 0.35 आंसर ये भी सही है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 0.4 से नीचे जो है कभी भी हम इम्पोज लोड, लाइव लोड को हम कंसीडर नहीं कर रहे होते किसी भी हालत में। मुझे ऐसा जहाँ तक पढ़ा है, ये ऐसे आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा कहीं पे पढ़ा था, तो देखते हैं ये सही है या गलत। इन gazetted base when the end of the column is machined for complete bearing on the base plate, axial load is assumed to be transfer of the place जो होती है, प्री पैच डायरेक्ट बेयरिंग एंड प्री पैच तो फास्टनिंग होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर उसे मशीन की गई है तो मशीन की गई है तो उसे 50-50 मानेंगे, और मशीन नहीं की गई है तो टोटल 100% जो होती है थ्रू दी अगर हम बात करेंगे तो फास्टनर के थ्रू की जाती है। डायरेक्ट बेयरिंग हम मान के नहीं चल रहे होते हैं। यहाँ पे मशीन की गई है, मतलब प्रॉपर तरीके से शेपिंग की गई है, तो अपना ये आंसर जो है निकल के आएगा, 50-50 जो है वो निकल के आएगा। सिंपल सी बात है। A reinforced concrete beam subjected to a flowing pending moment dead load, live load, सिंपली लोड होता है। सिंपल सी बात है, लोड कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। सबसे पहले जो है 2 लेड बना लेते हैं, डेड लोड प्लस लाइव लोड कितना हो जाएगा, ये 50 और प्लस 50 100, 100 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 150। 150 से ऊपर देखो कोई है नहीं, एक 180 है, 180 का कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? अब देखो ये 150 आ गया तो दोनों सबसे मिनिमम मैक्सिमम लेना होता है, तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गया, ये हो ही नहीं सकता। 180 के चांसेस है, इसको भी चेक कर लेते हैं तीनों लोड कॉम्बिनेशन लेके। तो ये क्या होगा, 100 120, 120 के साथ 1.2 हो जाता है तो 144 होगा। सिंपल सी बात है कि ये 144 नहीं होगा, तो 150 आंसर निकल के आएगा, ठीक है?
तो आपको समझ में आएगा 150 इसका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर कॉलम सेक्शन साइज इतना इज रिइंफोर्स्ड विथ 4 बार 25 बार देन द ट्रांसवर्स स्टील शुड बी प्रोवाइडेड। हमेशा ध्यान रखना होगा कि इसका कोडल प्रोविजन है, अगर आपको पता होगा तो ये बनेगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डाया कितना होगा, तो हम देख लेते हैं कि ये कितना निकल के आता है। टोटल जो होती है मैक्सिमम डाया जो होती है डिवाइड बाई 6 होता है, आई थिंक ना 6 या 8 6 होता है। अगर हम बात करेंगे तो 25 मैक्सिमम डाया कितना 25 mm है और 60 mm है, तो मैक्सिमम डाया 25 डिवाइड बाई 6, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा ये 6 होता है क्या? ये मुझे गलत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे 8 mm आएगा, मैंने क्वेश्चन कहीं भी बनाया है। डिवाइड बाई 4 होता है आई थिंक, ठीक है 4 होता है। ये 25 बाई 4 से अगर हम करेंगे तो 4 6 जा 24 6 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। ये 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया मिनिमम है हुआ, तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में बोला गया मिनिमम, मिनिमम अगर बोली गई है तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंगे, तो 6 mm या फिर जो आएगा तो मैक्सिमम 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 6 से ज़्यादा क्या होगा 8 mm डाया जो हम कंसिडर करने वाले हैं, तो 8 mm तो आएगा, सिंपल सा है। यहाँ पे हमने 8 mm, अब इसमें से भी 250 होगा या 300 होगा, तो इसके लिए एक और है, अगर हम बात करेंगे तो बाहर निकल के आएगा ट्रांसवर्स कितना निकल के आता है, तो उसके लिए हो जाता है मिनिमम हो जाएगा 300 mm, 300 mm लिस्ट लेटरल डायमेंशन या फिर 16 टाइम ऑफ डाया जो है वो निकल के आ जाएगा। मिनिमम स्पेसिंग है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना निकलेगा मैक्सिमम, तो 256 अगर हम बात करेंगे तो 300 है, मिनिमम लिया जाएगा, तो यहाँ पे निकलेगा 16 इंटू की अगर हम बात करते हैं तो कितना ट्रांसवर्स स्टील जो होती है मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करेंगे तो मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे हमें मिनिमम लेना होगा, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ होगा, तो मिनिमम कितना निकलेगा 16 इंटू 16 स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, अप्रोक्स इसको हम मान के चलेंगे 256, तो 250 इसका आंसर जो है वो निकल के आएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। एज पर द डक्टिलिटी क्राइटेरिया विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन इज प्रीफर्ड। डक्टिलिटी क्राइटेरिया के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो अंडर इन्फोर्स सेक्शन बेसिकली जो होती है प्रीफर की जाती है, सिंपल सी बात है। इन एनी क्रैश प्रोग्रेस प्रोसेस बोथ डायरेक्शन एंड डायरेक्ट कोस्ट इंक्रीज जो होती है, ध्यान रखना क्रैशिंग जब हम करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जो क्रैशिंग कर रहे होते हैं तो कोस्ट स्लोप का आपको फॉर्मूला पता होगा। कोस्ट स्लोप जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे जो है क्रैश टाइम हो जाता है, क्रैश कोस्ट हो जाता है। कोस्ट क्या होगा इंक्रीज होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगा और टाइम क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोस्ट। तो डायरेक्ट कोस्ट जो होती है अगर हम बात करेंगे इंक्रीज करेगा और इनडायरेक्ट कोस्ट को डिक्रीज करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक कॉमन सेंस लगाना है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। अब सिंपल सी बात है कि अगर क्रैश प्रोग्राम कर रहे हो लेट हो चुका है तो डायरेक्ट कोस्ट जब मशीन में ज़्यादा खर्च करोगे जल्दी जल्दी काम कंप्लीट होगा। इनडायरेक्ट कोस्ट जैसे चाय पानी जो है वो सब बंद करवा दोगे कि अब चाय पानी साइड में नहीं आने वाला। इनडायरेक्ट कोस्ट को डिक्रीज करेंगे और डायरेक्ट कोस्ट में करेंगे, सिंपल सा है। In the Francis turbine, the water discharge is radial at outlet. The velocity whirl at the outlet become आउटलेट जो होती है आउटलेट पे वेलोसिटी कितनी होगी, इन्फिनिटी हो सकती है क्या? ये तो पहली चीज गलत हो गया। फ्रांसिस टरबाइन में वेलोसिटी कितनी होगी, ये जीरो तो नहीं हो सकता, वन भी नहीं हो सकता। मुझे देखो इसका पता नहीं है, मैं तुक्का लगाऊंगा, लेकिन 0.5 शायद वेलोसिटी आउटलेट पे वन हो सकता है क्या? नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है भाई, सब छोड़ते हैं। लेक हैज वाटर सरफेस एलिवेशन इतना मीटर डेटम एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ जो होती है, एवरेज लेक सरफेस एरिया कैन बी टेकन एज इतना, एरिया इतना दिया हुआ है, उसका जो है सरफेस एलिवेशन जो होती है इतना दिया हुआ है, ठीक है। एबो द डेटम, डेटम से इतना मीटर ऊपर है, इनफ्लो वॉल्यूम इतना है, आउटफ्लो वॉल्यूम इतना है, इनफ्लो ड्यू टू परकोलेशन, आउटफ्लो ड्यू टू परकोलेशन, फाइंड आउट द नेट वाटर सरफेस एलिवेशन एट द एंड ऑफ द मंथ। इनफ्लो डेटम की अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसा पूछा जा रहा है क्या? ये मुझे लग रहा है वाटर बजट वाला कुछ है। इनफ्लो इतना है, हम कहते हैं कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो प्लस प्रिसिपिटेशन माइनस एवोपरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा चेंज इन स्टोरेज, ऐसा कुछ होता है क्या? ये वाला ऐसा कुछ लिख लेगा क्या, ये देख लेते हैं। तो डायरेक्टली मैं देखो न्यूमेरिकल इसमें फॉर्मूला में सॉल्व कर रहा, इनफ्लो कितना है, लेकिन ये एक मिनट, ये वॉल्यूम में दिया हुआ है इनफ्लो, वॉल्यूम में दिया, एक मिनट, ठीक है ठीक है। इनफ्लो इतना हुआ है यहाँ पे हेक्टर मीटर में दिया है, तो ये तुम्हारा क्या होगा कटता चला जाएगा 60। ये भी सॉल्यूशन बनेगा मुझे ऐसा लग रहा है, इनफ्लो ये वाले कॉन्सेप्ट से बनेगा, लेकिन इसको देखते हैं थोड़ा सा आगे ट्राई करेंगे गाइस, इसको अभी मैं थोड़ा सा टाइम नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ
प्रेशर ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी फॉर नो टेंशन। इसका फॉर्मूला तो सिंपल सा पता है आपको, क्या होता है 1 अपॉन जो होती है अंडर रूट जी माइनस सी, सी जो है एप्लिक प्रेशर होता है इक्वल टू बी अपॉन एच हो जाता है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, बेस विड्थ इतना दिया हुआ है, हाइट इतना दिया हुआ है एंड द कोफिशिएंट ऑफ अप्लिक प्रेशर जो होती है, तो मतलब ये पूछा जा रहा है ये। इसको जो है डायरेक्टली आप सॉल्व करो, यहाँ पे पुट करोगे तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला में आपको पुट करना होगा। चलो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट कैलकुलेटर में। तो बी अपॉन एच, बी दिया हुआ है 35 अपॉन एज की अगर हम बात करते हैं तो एज हाइट दोबारा 50 दिया हुआ है, इक्वल टू अगर हम करेंगे तो यहाँ से कहाँ गया इक्वल टू, हाँ इक्वल टू करा, और उसके बाद 1 अपॉन जो है यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट जी, जी की बात करते हैं तो 2.65 हो जाएगा, माइनस हमको शी निकालना है यहाँ पे जो अपलिफ्ट प्रेशर है, सी को मैंने एक्स रख दिया है, डायरेक्टली मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। यहाँ से 0 पॉइंट जो है 609 आ रहा है, मतलब 0.61, बिल्कुल गाइस आप इसको सॉल्व कर लेना, ये निकल के आएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। इन द एरोबिक कंपोजिंग प्रोसेस व्हेन कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज लेस देन 25 अपॉन ऑन, identify the material which is added to increase the carbon nitrogen value to avoid the production of foul smell। ये कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो एल्गी को एज ए फूड जरूरत होती है, नाइट्रोजन जो है बेसिकली जो होती है उनका डिकम्पोजिशन के लिए हेल्प कर रहा होता है, नाइट्रोजन जो होती है वो हेल्प कर रहा होता है, कार्बन से फूड ले रहे होते हैं और ये एक तरीके से डिकम्पोज करने में मदद कर रहा होता है। कार्बन नाइट्रोजन जो है लेस देन 25 है, अब इसको तो तुक्का ही लगाना होगा, इसको तो भाई कुछ पता ही नहीं है। ये लेस देन जो है 25 है, 25 का मतलब जो होता है कार्बन लेस देन जो होते 25 टाइम ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन है तो फूड जो है कंप्लीटली मतलब कार्बन ओवरऑल जो है, तो उसको स्लॉटर हाउस वेस्ट, नॉन एडिबल ऑयल केक, ग्रीन बायोमास, सॉडस्ट, फॉल स्मेल को अगर हम करना है मतलब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, नॉन एडिबल ग्रीन हाउस, ग्रीन बायोमास, सॉडस्ट लेस है तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को इंक्रीज करना है, मतलब इंक्रीज द कार्बन रेशियो मतलब कार्बन, ऊपर कार्बन है तो कार्बन को इंक्रीज करना है, कार्बन किससे इंक्रीज होगा, नॉन एडिबल ऑयल गैस होगा तो इससे कार्बन नहीं होगा, नॉन एडिबल सॉडस्ट, ग्रीन बायोमास, ग्रीन बायोमास होगा तो भाई इसमें कार्बन कैसे आएगा, ये तो नहीं होना चाहिए, स्लॉटर हाउस वेस्ट ये भी नहीं होगा, सॉडस्ट, कार्बन, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है इस, तो अभी इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म इज गिवन बिलो, यूज इलेक्ट्रिक force to move the particle out of the flowing gas stream into the collector space, use electrical force to remove the particle out of the flowing gas stream into the collector plate। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो आता है ये तो मुझे लग रहा है कि सही है एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। द पार्टिकल रिमूव फ्रॉम द प्लेट बाय रैपिंग एंड कलेक्टिंग इन अ हॉपर बिलो द यूनिट, रिमूव फ्रॉम द प्लेट by wrapping and collected in a hopper below the unit, identify the control mechanism। अच्छा, ये तो यार डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है यही हो जाएगा, वेंचुरीमीटर, सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोनिक हो जाएगा, सेटलिंग चैम्बर जो होती है, लेकिन ये कलेक्टर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होना चाहिए गाइस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। एक गिवन कोहेजनलेस सॉइल ई इतना दिया हुआ है, मिनिमम इतना दिया हुआ है, जीएच होता है रिलेटिव डेंसिटी, इसका जो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स माइनस जो होती है, ई मैक्स जो होती है कितना निकलेगा 0.85, 0.85 माइनस ई नेचुरल, ई नेचुरल कितना दिया हुआ है, अच्छा ई नेचुरल आपको निकालना पड़ेगा, तो ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी से हमको निकालना होगा, यहाँ पे सब वैल्यू दिया हुआ है, एक काम करते हैं ई निकालने के लिए डब्ल्यू इंटू जी हो जाएगा, डब्ल्यू 0.08 दिया हुआ है, इंटू जी की बात करें 2.7 हो जाएगा, डिवाइड बाई ई एस डिवाइड बाई एस, एस की अगर हम बात करते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, मास डेंसिटी, ओके, मास डेंसिटी दी हुई है, मास डेंसिटी ऑफ वाटर, मास डेंसिटी, तो यूनिट वेट जो है यहाँ पे दी हुई है, तो मास डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, कॉम्पैक्टेड मास डेंसिटी जो है इतना दिया हुआ है, एट वाटर कंटेंट इतना, ओके ओके, रिलेटिव सबसे पहले यहाँ पे मेन टास्क ई निकालने का है, तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, तो जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई, ये भी फॉर्मूला होता है ना, जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई, गामा डी इक्वल टू जो होती है जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस ई, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से एक काम करते हैं, इसमें तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, देखो आप समझना इस चीज को, एक पहले हम गामा डी निकालेंगे इस फॉर्मूला से, तो हम करेंगे तो गामा बल्क इक्वल टू जो हो जाएगा 1 प्लस
डब्ल्यू इस फ़ॉर्मूला से निकालने वाले हैं और इसके बाद जो होती है इस गामा डी को हम कंपेयर करेंगे जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई से, तो यहाँ से हम ई निकल जाएगा। पहले हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं गामा बल्क 1800 दिया 1000 दिया है, तो गामा बल्क जो है तुम्हारा कितना निकलेगा जब इसको दोनों को हम कट करेंगे तो बल्क यूनिट वेट इक्वल टू हो जाएगा सॉल्व करके देखते हैं। तो जी एस जो होती है सिक्योरिटी ऑफ सॉलिड भी दिया हुआ है, यहाँ पे काम आ जाएगा। यहाँ से गामा डी को हम इसलिए हम कंपेयर करने वाले हैं, तो यहाँ से गामा बल्क निकलेगा 1 प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। गामा बल्क यूनिट वेट इक्वल टू हो जाएगा, कितना निकलेगा यूनिट वेट इक्वल टू क्या हो जाता है रो इंटू जी। जी से जी कट जाएगा तो सिंपल सी बात है कि इसको हम इसलिए निकालेंगे यूनिट वेट रो इंटू जी हो जाएगा। कौन जो है यहाँ पे हम करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एक काम करते हैं, तो ये कितना निकल के आएगा रो इंटू जी हो जाएगा, तो ये 1800 हो जाएगा। 1800 है तो एक जी हम 10 मान के चलते हैं, तो 18,000 हो जाएगा डिवाइड बाई 1000, तो 18 जो है निकल के आने वाला है। तो 18 हो जाएगा, 18 जो होती है डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू मतलब 1.08, तो 16.66 जो है वो निकल के आने वाला है 16.66, ठीक है। तो 16.66 हो जाएगा हमारा, ये निकल के आएगा गामा डी निकल के आएगा, और गामा डी 16.66 इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू मतलब 2.7 इंटू गामा डब्ल्यू की हम बात करते हैं 10 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस ई हमें निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। तो ये 0.62 ई के वैल्यू जो है गाइस 0.62 निकल के आ रहा है। अब हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो ई मैक्सिमम 0.85 दिया हुआ है माइनस 0.62 ई नेचुरल हो जाएगा अपॉन 0.85 ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम कितना दिया हुआ है, ये मिनिमम क्वेश्चन में गिवन होगा 0.5, 0.65 0.65.71 आ रहा है गाइस। अब देखो थोड़ा लेंदी है ये, लेकिन आपको आई होप समझ में आया होगा। 0.65 टाइम भी बहुत ज्यादा ले चुके हैं। एम्बैंकमेंट टू बी कंस्ट्रक्टेड विद ए ग्रेनुलर सॉइल इतना दिया हुआ है, मतलब गांव बल्क दिया है सिचुएटेड सील डिपॉजिट 100 शियर स्ट्रेंथ, मतलब शियर स्ट्रेंथ जो है दिया हुआ है। एज्यूमिंग द 100 शियर जनरल फेलियर बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर जो है इतना निकल कर आ रहा है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट एट द पॉइंट ऑफ फेलियर, मैक्सिमम हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट एट द पॉइंट ऑफ फेलियर जो है वैसा बोला जा रहा है। बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर हाइट की अगर हम बात करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, बल्क यूनिट वेट इतना दिया है, सैचुरेशन पे 100 शियर स्ट्रेंथ, 100 शियर स्ट्रेंथ क्यू दिया हुआ है ना 25, या फिर ये सी दिया हुआ है, तो सी जो है 25 दिया हुआ है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट एट द पॉइंट ऑफ फेलियर, ओके ओके, फेलियर को कहते हैं, यहाँ से कहते हैं 4c अपन जो होती है यूनिट वेट गामा अंडर रूट के जो है ये निकल के आने वाला है। दूसरी चीज कहते हैं ग्रेनुलर सोइल शियर स्ट्रेंथ इतना है, बल्क यूनिट वेट क्ले सील डिपॉजिट दी गई है, बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर एम्बैंकमेंट कितना निकलेगा 4 इंटू सी हो जाएगा, 4 इंटू 25 डिवाइड बाई यूनिट वेट जो है तुम्हारा 20 हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं है आंसर सही आएगा कि नहीं, क्योंकि मैं तुक्का लगाने वाला हूँ। यहाँ पे 5 निकल के आ रहा है, अब ये गलत भी हो सकता है गाइस, लेकिन मैं तुक्का लगाऊंगा अब। चलो अच्छा, इसको मार्क फॉर रिव्यू करके रख लेते हैं, ठीक है। इफ द यूनिट वेट ऑफ सैंड एंड क्ले सैंपल आर इंक्रीज बाई 10% विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू जो होती है, इंक्रीज होती है मोर वॉल्यूम रिडक्शन अकर इन द सेल जो होती है, मोर वॉल्यूम रिडक्शन अकर इन द, सिंपल सी बात है। अगर यूनिट वेट ऑफ सैंड एंड क्ले सैंपल इंक्रीज, यूनिट वेट को अगर हम बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम का रिडक्शन और कंप्रेशन किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्ले जो होती है अगर हम बात करेंगे तो मोनोलाइन पाया जाता है, तो क्ले जो सॉइल होंगे उसमें जो है श्रिंकेज या फिर स्वेलिंग दोनों ज़्यादा होगी। अगर रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन भी अगर हम बात करेंगे तो क्ले में जो है हमारा ज़्यादा होगा। यूनिट वेट मतलब एक तरीके से वेट को इंक्रीज करना, वेट बढ़ाएंगे तो रिडक्शन स्वेलिंग श्रिंकेज क्ले में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। स्टडी द स्टेटमेंट लिस्टेड बिलो, एरिया रेशियो शुड बी लो, कटिंग एज शुड बी थिक और साइड क्लियरिंग शुड बी लो, विच ऑफ द करेक्ट फॉर द गुड क्वालिटी। सिंपल सी बात है कि कटिंग ये शुड भी थिक नहीं थीन होना चाहिए ताकि डिस्टर्ब सेल ना मिले, ये डिस्टर्ब करेगा तो हमें क्या है क्वालिटी जो है हमें अच्छा नहीं मिलेगा। एरिया रेशियो शुड भी लो, एक्चुअली जो है 10% से कम निकल के आना चाहिए, ये मुझे सही बोल रहा है कि एरिया रेशियो शुड भी लो होना चाहिए। कटिंग एज शुड भी थिक, दो तो गलत होने वाला है, दो गलत हो गया, दो गलत हो गया, करेक्ट की बात कर रहा है तो ये नहीं होने वाला। और साइड क्लियरेंस शुड भी लो, अब दोनों में कंफ्यूजन हो गया भाई, ओनली वन या फिर 1 एंड 3,
दोनों ऑप्शन हो सकता है, 2-2 तो चला गया, 1 एंड 3 होगा या ऑप्शन बी होगा या तो फिर डी होगा। एरिया रेशियो शुड बी लो। एरिया रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये लो ही होना प्रेफर करता हूँ, 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। आउटसाइड क्लीयरेंस शुड बी लो, कटिंग एज शुड बी थिक, आउटसाइड क्लीयरेंस बिल्कुल सही बात है। इनसाइड क्लीयरेंस जो है 1 से 3% होता है और आउटसाइड क्लीयरेंस 3 से 5% ही रखा जाता है। तो लो होना चाहिए, मुझे सही लग रहा है, तो 1 एंड 3 जो है इसका आंसर गाइस सही होगा। Which of the following statement are true for magnetic declination? If the horizontal angle between the two meridian, magnetic meridian at a place, horizontal angle, vertical angle तो नहीं होगा, तो पहली चीज तो ये गलत हो गया। वर्टिकल एंगल डिक्लिनेशन कैन बी टुवर्ड ईस्ट और वेस्ट, बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं ना कि डिक्लिनेशन ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, नॉर्थ साउथ तो नहीं होता, ये गलत हो गया। तो 3 बिल्कुल सही है और ये हॉरिजॉन्टल ये भी वही है, तो 1 एंड 3 जो है इसका आंसर होगा गाइस, ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 एंड 3। फ्लोइंग रीडिंग वेयर ऑब्टेन फ्रॉम ड्यूरिंग डिलिवरी होती है, तो ये सब पूरी रीड मत करो क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो दी हुई है। अब बस क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो देख लो। बैक साइड रीडिंग ऑल द वैल्यू आर इन द मीटर, मार्क बाय गिवन व्हाट इज द आरएल ऑफ टर्निंग पॉइंट 2, मतलब इसका आरएल निकालना है, तो इसके लिए डायरेक्टली आपको देखो ऐड करते जाना है। सबसे पहले हम देख लेंगे 240 प्लस 0.24, इसको ऐड करो। मैं इसको डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर में ऐड कर रहा है, 240 प्लस 2.024। ठीक है, इसको हमने ऐड करा तो हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया। अब यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे फोर साइड रीडिंग को, तो हमारा क्या होगा, यहाँ का आर एल ऑफ टर्निंग पॉइंट 1 निकल के आ जाएगा, तो -1.420। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे मिल गया, अब इस रीडिंग को बैक साइड मान लेंगे, ये बैक साइड रीडिंग है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नया मिल जाएगा अपन को। प्लस की अगर हम बात करते हैं 1.986, ये हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया। अब हमें क्या है, टर्निंग पॉइंट 2 का आरएल चाहिए, तो हमें ये 2.1, इस 1.72 का कोई हमें नीड ही नहीं है, टर्निंग पॉइंट 2 का आरएल चाहिए ना, ये बस ये 2.1 को हम अब माइनस कर देंगे तो हमारा टर्निंग पॉइंट 2 जो है निकल के आएगा, तो 2.1 माइनस करेंगे 240.49, 240.49 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल का ही सही है। ये हो गया। टाइम कितना बचा है हमारे पास, चलो अभी 4 मिनट ही बचा है भाई, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। जो फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ वैलिड फॉर टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूड द क्रस्ट एंड अपर मोस्ट फ्रंटल जो होती है क्रस्ट, हम करते हैं कोर मेंटल और एक क्रस्ट। अपर मेंटल जो होती है, क्रस्ट जो होता है सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, और अपर मेंटल जो होती है निकल के आएगा। ये बिल्कुल सही बात है। आर द आउटर में शेल फॉर द सॉलिड अर्थ जो होती है, यदि आर रिजिड सॉलिड लेयर अबाउट 100 किलोमीटर थिक जो होती है, ये पहला तो बिल्कुल सही है। आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सॉलिड अर्थ जो होती है, आउटर मोस्ट शेल, टेक्टोनिक प्लेट जो होती है, आउटर मोस्ट शेल जो होती है, तो उसे तो अलग चीज बोला जाता है। टेक्टोनिक प्लेट आउटर मोस्ट शेल नहीं होता, दो गलत है, दो गलत है, दो गलत है, दो गलत करेंगे तो सब गलत हो जाएगा। ओनली वन आर द रिजिड सॉलिड लेयर अबाउट 100 किलोमीटर थिक, ये जो है फ्लोट करता रहता है लेकिन तो रिजिड ही होता है टेक्टोनिक प्लेट, ये सही है। तो हम कहते हैं 1 एंड 3, 1 एंड 3 तो दिया ही नहीं है, मतलब सिंपल सी बात करते हैं, तो 1 3 नहीं दिया हुआ है। outermost shell of the solid earth are the outermost shell of the solid earth, आउटर मोस्ट दो तो नहीं है यार, दो नहीं है मतलब ओनली वन ही होगा क्या। आर द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सॉलिड अर्थ, सॉलिड अर्थ का आउटर मोस्ट शेल थोड़ी होता है ये, टेक्टोनिक प्लेट जो होती है उन दोनों के बीच का लेयर होता है जो कि ये फ्लोट करते रहता है। आउटर मोस्ट शेल टेक्टोनिक प्लेट नहीं होता। दो गलत होगा भाई और दो सब में दिया हुआ है, तो वेरी वेरी फॉर टेक्टोनिक फ्लोट इन क्रस्ट अपर मोस्ट पैटर्न जो होती है फॉर द क्रस्ट। मुझे पता नहीं है यार, लेकिन खैर, जो दी फ्लोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, डिस्टेंस बिटवीन एडजॉइनिंग फेस ऑफ रनिंग रेल एंड चेक रेल जो होती है, फ्लैंज बाय क्लियरेंस जो होती है, करेक्टली मैच। डिस्टेंस थ्रू विच टंग रेल मूव लिटरली एट ऑफ द स्विचिंग मोमेंट इज नोन एज हिल डाइवर्जेंस, ये तो गलत है यार, करेक्टली मैच दो तो गलत निकल आ रहा है, दो गलत है। डिस्टेंस बिटवीन द गेज फेस ऑफ द स्टोक रेल एंड टंग रेल एट द एज ऑफ थ्रो स्विच, बिल्कुल सही बात है, तीन सही है, तीन सही है। एंगल बिटवीन द गेज फेस ऑफ द स्टोक रेल एंड टंग रेल जो है स्विच एंगल, तीन और चार जो इसमें से सही है। ठीक है, रीड द स्टेटमेंट करेक्टली एंड सेट द करेक्ट ऑप्शन जो निकलेगा, आइदर सर्कुलर पैराबोलिक में भी यूज फॉर वर्टिकल कर्व, वर्टिकल कर्व के लिए अगर हम बात करेंगे तो एज ए आइडियल जो होती है सर्कुलर यूज की जाती है, और पैराबोला, सर्कुलर और पैराबोला जो होती है वो निकल के आ जाएगा, तो सर्कुलर होता है और पैराबोला, ये बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ चेंज इन द ग्रेड इज वेरिएबल थ्रू प्रोबेबिलिटी थ्रू हैविंग द वर्टिकल एक्सिस, नहीं वेरिएबल नहीं कांस्टेंट होता है, स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है। अब इसको जो भी है हम आंसर मान लेते हैं, 2 मिनट हमारे पास बचा हुआ है। क्या है मिनिमम स्लोंग वैल्यू ऑफ 250 mm, मतलब
अभी तक 170 तक पढ़े, मिनिमम स्केल में सेल्फ कंप्यूटिंग के लिए नोट द फीचर, ये तो फर्स्ट तो है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइन जो थी पेपल इन द रेंज ऑफ 400, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है यार। हाई रेंज ऑफ वाटर रिड्यूशन एंड विस्कोसिटी इन एप्रोप्रिएट डोसेज होती है, हाई रेंज ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर जो होती है, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर क्यों यूज करेंगे, सेल्फ वाटर रिड्यूस कर देगा, नहीं होगा, लो रेंज ऑफ 3 गलत हो जाएगा, 3 गलत है, तो अगर हम बात करेंगे तो कितना निकलेगा 1, ये तो बिल्कुल सही है यार, 1 एंड 2, 1 नोट जो होती है तो 1 तो है, 1 के साथ कौन सा हो जाएगा 2 3, हाई रेंज में लो रेंज होगा तो 1 3 हो जाएगा, जो होती है टाइम निकलता चला जा रहा है, मैं तो तुक्का मारने वाला हूँ भाई, अब जो भी होगा होगा, ठीक है। एम्बैकमेंट जो होती है कितना निकल के आएगा, तो ये चलो ठीक है, गलत भी हो सकता है। फ्रांसिस टर्बाइन रेडियल रेडियल आउटलेट की हम बात करते हैं, बिकम कितना हो जाएगा, रेडियल एट द आउटलेट, सिंपल सी बात है कि फ्रांसिस टर्बाइन जो होती है उसकी जो होती है क्या होती है, ये जो हमारा हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए काम कर रहा होता है, लो डिस्चार्ज। अब वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्चार्ज डिस्चार्ज इक्वल टू वेलोसिटी का बात करते हैं, डिस्चार्ज लो है तो सिंपल सी बात है कि 0.5 जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या मारा है, मैं क्या क्या सोचा हूँ पता नहीं, ये क्वेश्चन बन जाते, थोड़ा लेंदी था, ठीक है। ये एरोबिक रिकम्पोजिशन प्रोसेस वाटर वन रेशियो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लेस देन 25 आइडेंटिफाई द मटेरियल व्हिच एडेड टू इंक्रीज द कार्बन, कार्बन इंक्रीज करना मतलब सो डस्ट को जो है बढ़ाना होगा, ग्रीन बायोमास तो नहीं होगा, ग्रीन बायोमास स्लॉटर हाउस वेस्ट, सो डस्ट, नॉन एडिबल जो होती है ऑयल केक्स, ग्रीन हाउस बायोमास, सो डस्ट। अब ये पता नहीं गाइस क्या था, ठीक है, अब इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन देखो 103 102 ये दोनों दोनों में लिखना है, इसको तुक्का नहीं मारते हैं, ठीक है, सबमिट करते हैं। तो गाइस आई होप देख लो मेरे 48 मार्क्स आए हैं, अब क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनाने लगा है टेक्स्ट बुक वैसे, अब 48 मार्क्स आए हैं, अब जो भी है सामने है, 6 क्वेश्चन जो है मुझे गलत हो गए हैं, सब क्वेश्चन पर मैंने अटेम्प्ट करा है, क्योंकि मैं टेस्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, उड़ता नहीं वैसे टेस्ट में, जैसे रियल एग्जाम में तो अटेम्प्ट नहीं करूंगा। तो 48 मार्क्स आउट ऑफ 75 आए हैं, बस यही मार्क्स है गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अब मार्क्स देखो कितने कम आ रहे हैं ना, एक्यूरेसी 80% है, लेकिन फिर भी इनकरेक्ट 6 इनकरेक्ट हो जा रहा है, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। लेकिन ठीक है, हमने सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी 80 आया है, तो अगर इसको हम 48 इंटू 4 कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको अगर देखा जाए 25 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन पे अगर मान के चले अगर अप्रोक्स, तो 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 8 4 जा 32 3 16 और 3 192 मार्क्स कम आ रहे हैं, ये अच्छे नहीं है, एक अच्छे संकेत नहीं है, मतलब इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। आई होप आप लोग पहले से ही टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब मैंने तुक्का भी मारा है, इतना तुक्का नहीं मारना चाहिए था कुछ कुछ क्वेश्चंस को, लेकिन खैर ठीक है जो भी है, तो ठीक है गाइस, फिर आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, ताकि थैंक यू फिर।